कंचे खेलने वाली बहू। कोमल नाम की एक 25 साल की लड़की अपने घर के आंगन में गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ कंचे खेल रही थी। बोल रे चिंटू, कौन से कंचे को उड़ाऊं? कोमल दीदी, ये पीले वाला कंचा उड़ाइए। तभी कोमल निशाना लगाकर पीले वाले कंचे को उड़ा देती है। मैं फिर से जीत गई। कोमल सारे कंचे समेटकर अपनी एक बड़ी सी पानी की बोतल में डाल देती है जिसमें कई सारे कंचे थे। क्या दीदी, आप आज भी हमसे सारे कंचे जीत गयी? अब से नहीं खेलेंगे हम आपके साथ। आप कितने बड़े हो और हम कितने छोटे। कोमल दीदी, हमें हमारे कंचे वापस दो ना, वरना माँ हमें मारेगी। अरे जा, मैं क्यों दूं तुम्हें कंचे? ये मैंने जीते हैं, ये मेरे कंचे हैं। तभी पीछे से कोमल की माँ सुजाता आती है और कोमल को एक चाटा मारती है। मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और तू यहाँ आकर बच्चों के साथ कंचे खेल रही है। कितनी बार कहा है तुझे कि ये कंचे मत खेला कर, पर मेरी एक नहीं सुनती ना तू। ला ये कंचे। अरे नहीं माँ, ये कंचे मत फेंकना। अरे ला इधर, इतनी बड़ी हो गई है और अभी तक बच्चों की तरह कंचे खेलती है। ये लो बच्चों, और खबरदार जो दोबारा यहाँ कंचे खेलने आए तो उठाओ ये कंचे। अरे माँ, मेरे कंचे। बच्चे कोमल के सारे कंचे लेकर भाग जाते हैं और सुजाता कोमल को खींचते हुए घर ले आती है। क्या माँ, मैंने आज भी इतनी मेहनत से इतने कंचे जीते थे और आपने आज भी सारे कंचे बच्चों को दे दिए। घर गृहस्थी के बारे में कुछ समझ में आता है कि नहीं? अरे अपनी उम्र की लड़कियों को देख, दो बच्चों की माँ बन गई हैं वो। अपनी माँ का घर में कैसे हाथ बटाती हैं। और एक तू है जिसे काम कहो तो कंचे खेलने बैठ जाती है। क्या हुआ सुजाता, क्यों कोमल पर चिल्ला रही हो? अरे चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं। बचपन से पता नहीं क्या भूत सवार है इसके सर पर कि जब देखो तब कंचे खेलने में लगी रहती है। न घर का काम करती है, न मेरा काम में हाथ बटाती है। अरे कल को अगर ये शादी करके किसी के घर जाएगी तो क्या ये वहाँ भी कंचे खेलेगी? कोमल, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम खाना पकाना ये सब सीखा करो। शादी के बाद ये कंचे काम नहीं आएंगे तुम्हारे। जाओ अपनी माँ के साथ रसोई में जाकर काम करो। जी पिताजी। कोमल को बचपन से ही कंचे खेलने का बहुत शौक था और उसकी ये आदत उसकी 25 साल की उम्र तक बनी रही। कोमल मौका देखकर घर से बाहर जाती थी और गांव के बच्चों के साथ कंचे खेलती थी। कोमल के कमरे की अलमारी में जितने उसके पास कपड़े नहीं थे, उससे ज्यादा तो उसकी अलमारी में कंचों से भरी बोतलें थीं। कोमल की इस आदत से उसके माता पिता काफी परेशान थे। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। कोमल खाना पकाना ये करने की बजाय सारा दिन कंचे खेलने चली जाती। कुछ दिनों बाद कोमल को उसी गांव के रमेश नाम के लड़के का रिश्ता आता है और आनन फानन में कोमल की शादी रमेश से हो जाती है। कोमल अपने ससुराल में थी। उसके ससुराल में उसकी सास ससुर दामिनी, कुलदीप और ननद पायल थी। शादी की पहली रात कोमल अपने कमरे में अकेली दुल्हन के ड्रेस में बैठी थी। अरे मेरा कंचों से भरा बैग। कोमल अपना एक बड़ा सा बैग लेती है जो वो अपने मायके से लाई थी। तभी कोमल उस बैग को खोलती है तो उसमें कई सारी पानी की बोतलें थीं और उन बोतलों में कई सारे कंचे भरे हुए थे। वाह मेरे कंचे, बराबर हैं कि नहीं, एक बार गिन लेती हूँ। कोमल सारी बोतलों के कंचे अपने बेड पर फैला देती है और एक एक कर गिनती जाती है। उतने में कोमल का पति रमेश कमरे में आता है। इतने सारे कंचे? कोमल, ये कंचे कहाँ से आए? ये तो मैं अपने मायके से ले आई अपने साथ। क्या, मायके से लाई? वो भी इतने सारे? पर क्यों? ये कंचे मेरी जान है। बचपन से ही मुझे कंचे खेलने का बहुत शौक है। अब मैं यहाँ आ गई तो यहाँ के बच्चों के साथ खेलने के लिए कंचे तो चाहिए होंगे ना। अरे कोमल, तुम इतनी बड़ी होकर बच्चों की तरह कंचे खेलती हो? तुम्हारी शादी हो गई है, अब तो ये बच्चों का खेल खेलना बंद करो। चलो फेंको ये सारे कंचे बाहर। खबरदार जो मेरे कंचों को हाथ लगाया तो। ये सुनकर रमेश के होश उड़ जाते हैं। कोमल, अब जब तक मैं ये सारे कंचे गिनकर अपनी बोतलों में ना डाल लूं, आप कमरे के अंदर नहीं आएंगे। जाइए, आप बाहर जाकर खड़े रहिए। अरे कोमल। तभी कोमल रमेश को कमरे से बाहर निकाल देती है। कोमल, मेरी बात तो सुनो। कोमल। फिर क्या था, रमेश बेचारा रात भर कमरे के बाहर खड़े रहकर कोमल को आवाज लगाता रहा और कोमल रात भर अपने कंचे गिनने में लगी रही। सुबह के 7 बजे कोमल दरवाजा खोलकर बाहर आती है तो रमेश बाहर जमीन पर सोया हुआ था। आप बाहर क्यों सोए? उतने में दामिनी वहाँ आती है। रमेश, बाहर क्यों सोया? रमेश, उठ बेटा। रमेश नींद से जागता है। रमेश, तू बाहर क्यों सोया था? क्या जी, मैं पूरी रात आपको जगाती रही। अरे मुझसे क्या शर्माना, अब तो मैं आपकी पत्नी हूँ ना, अब आप मेरे साथ सो सकते हैं। इतना कहकर कोमल कमरे में चली जाती है। क्या रमेश, शादी के बाद भी अपनी पत्नी से शर्मा रहा है? चल उठ और फ्रेश होकर नीचे आ जा। थोड़े समय बाद कोमल कंचे लेकर घर के बाहर जाती है और वहाँ भी आस पड़ोस वाले बच्चों के साथ कंचे खेलने लग जाती है। पायल, कोमल बहू कहाँ चली गई? मुझे नहीं पता माँ। कोमल, कहाँ हो कोमल? कोमल को ढूंढते ढूंढते सब घर के बाहर चले जाते हैं। बाहर तो कोमल छोटे छोटे बच्चों के साथ कंचे खेल रही होती है।
कोमल बहू, ये क्या कर रही हो? तुम इन बच्चों के साथ कंचे खेल रही हो? कोमल उठो वहाँ से, सब देख रहे हैं तुम्हें। रुक जाओ, बस मैं जीतने ही वाली हूँ। अरे इसे उठा रमेश। रमेश कोमल का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाने लगता है। मेरे कंचे, अरे छोड़ो मुझे। ले चल इसे अंदर। घर का काम छोड़कर यहाँ बच्चों के साथ कंचे खेल रही है। रमेश कोमल को घर के अंदर ले आता है। क्या आप भी? मैं कंचे जीतने ही वाली थी। कोमल बहू, तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें यहाँ कंचे खेलने नहीं लेकर आए हम। यहाँ घर के काम करो। जाओ, सबके लिए चाय नाश्ता बना कर ले आओ। कोमल रसोई में जाती है और चाय नाश्ता बनाने लगती है। चाय बन रही है, तब तक मैं रसोई में ही कंचे खेल लेती हूँ। कोमल वहीं रसोई की फर्श पर कंचे खेलने लगती है। थोड़े समय बाद, माँ ये कोमल कब लाएगी चाय नाश्ता? मुझे काम पर जाने को देर हो रही है। ये किस पागल को हमने अपने घर की बहू बना लिया, देख कर आती हूँ मैं। दामिनी रसोई में जाती है। तभी रसोई की फर्श पर दरवाजे पर ही कोमल के कई सारे कंचे पड़े हुए थे। दामिनी का जैसे ही उन कंचों पर पैर पड़ता है, तभी वो धड़ से फर्श पर गिर जाती है। मेरी कमर, अरे बाप रे, माँ जी। दामिनी की आवाज सुनकर सब रसोई में आते हैं और सब दामिनी को उठाते हैं। अरे सत्यानाश हो तेरा, रसोई में भी तू कंचे खेल रही थी। मेरी कमर। माँ आप बाहर आइए। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, चाय नाश्ता बन रहा था, इसीलिए बस थोड़ी देर के लिए मैं कंचे खेल रही थी। मुझे क्या पता आपका पैर इन पर पड़ जाएगा। फिर क्या था, सब मिलकर कोमल को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। कोमल रोज काम करते करते घर में कंचे खेलने लगती थी और कभी मौका मिलता तो घर से बाहर जाकर बच्चों के साथ कंचे खेलती थी। कोमल की कंचे खेलने की आदत की वजह से उसके ससुराल वाले काफी परेशान हो जाते हैं। देखते ही देखते 3 साल बीत जाते हैं। कोमल किसी की भी नहीं सुनती थी। कोमल अब एक बच्चे की माँ बन चुकी थी। उसका बेटा सोनू जो अभी 1.5 साल का था, पर अभी भी उसकी कंचे खेलने की आदत नहीं गई थी। एक दिन कोमल अपने कमरे में कई सारे कंचे फैलाकर बाहर रसोई में काम करने चली जाती है। तभी उसका बेटा सोनू रेंगते रेंगते कंचों के पास आता है और एक कंचा अपने मुंह में रख लेता है। थोड़े समय बाद सब घर में खाना खाने बैठे थे, तभी सोनू जोर जोर से हाँफने लगता है। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। ये देखकर सब घबरा जाते हैं। कोमल सोनू को क्या हुआ है? वैसे हाँफ क्यों रहा है और उसके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रही? पता नहीं जी, काफी समय से ये ऐसे ही कर रहा है। हम सोनू को लेकर डॉक्टर के पास चलते हैं। तभी सब मिलकर सोनू को एक बच्चों के डॉक्टर के पास ले आते हैं, जहां डॉक्टर सोनू के गले का चेकअप करता है तो एक्सरे में पता चलता है कि सोनू के गले में कंचा अटका हुआ है। ये जानकर रमेश और सबके होश उड़ जाते हैं। क्या मेरे बच्चे के गले में कंचा अटका हुआ है? हाँ, और हमें तुरंत इस बच्चे का ऑपरेशन करना होगा। तभी कोमल रोते हुए डॉक्टर के कदमों में गिर जाती है। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, उसके गले से कंचा निकाल दीजिए, वो बहुत छोटा है। आप हिम्मत रखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर सोनू का ऑपरेशन करने चला जाता है। करीब 2 घंटे बाद ऑपरेशन सफल हो जाता है। देख कोमल बहू, आज तेरे कंचे की वजह से तेरा ही बच्चा कितनी बड़ी समस्या में फंस गया था। कितनी बार कहा मैंने तुझे कि ये कंचे खेलना बंद कर दे, पर तू किसी की सुनती कहाँ है। सारे घर में कंचे ही कंचे फैला रखे हैं तूने। अगर आज सोनू को कुछ हो जाता तो? माँ जी आप सही कह रहे हो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से मेरा इतना छोटा बच्चा इतनी तकलीफों से गुजर रहा है। मैं वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद कंचे खेलना तो दूर, कंचों की तरफ देखूंगी भी नहीं। उसके बाद कोमल को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपने घर के सारे कंचे बाहर कूड़े में फेंक दिए। उस दिन से कोमल को कंचों से नफरत सी हो गई। सुनहरा जादुई पेड़। रामगढ़ गांव के जंगल में एक सुनहरा जादुई पेड़ था। उस पेड़ के पत्ते और शाखाएं सब सुनहरे रंग की थी, लेकिन किसी को भी उस पेड़ के बारे में नहीं पता था। गांव में सोना नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी सौतेली माँ थी जिसका नाम मधु था। सोना, जा जंगल से सूखी लकड़ियां चुन कर ले आ। माँ, पहले कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। कितना खाती है, जरा कम खाया कर। पहले जाकर जंगल से लकड़ियां लेकर आ, फिर खाना बनेगा। सोना की सौतेली माँ उसे बहुत सताती थी। सोना चुपचाप जंगल चली गई। वहां जाकर वो उस जादुई पेड़ के पास गई। अरे वाह, ये पेड़ तो बहुत सुंदर है। और सोना उस पेड़ के छाई के नीचे बैठकर आराम करने लगती है और मन में सोचने लगती है, बहुत भूख लगी है, काश कुछ खाने को मिल जाता। सोना के ऐसा सोचते ही उसके सामने खाना आ जाता है। अरे वाह, खाना! इसका मतलब ये कोई मामूली पेड़ नहीं, ये जादुई पेड़ है। हाँ सोना, मैं जादुई पेड़ हूँ। जो भी मेरी जड़ के पास बैठकर अपने मन में जो सोचेगा
वो मैं पूरा कर दूंगा। सोना बहुत खुश हो जाती है और भरपेट खाना खाती है। काश खाने के लिए कुछ मीठा मिल जाता। और जादुई सुनहरे पेड़ ने सोना को खाने के लिए गर्मा गर्म गुलाब जामुन दिए। सोना ने गुलाब जामुन खाए। उसके बाद सोना अपने मन में सोचती है कि कुछ कटी हुई सूखी लकड़ियां मिल जाती, और सोना के सामने कटी हुई सूखी लकड़ियां आ जाती हैं। सोना खुशी खुशी पेड़ का धन्यवाद करती है। धन्यवाद सुनहरी जादुई पेड़, मैं कल फिर आऊंगी। सुनहरा जादुई पेड़ जंगल से गुजरने वाले सभी राहगीरों की मदद करता था। जो भी उस पेड़ के नीचे बैठकर अपने मन में जो सोचता, वो पेड़ उसकी इच्छा पूरी कर देता था। अरे वाह, कितना सुंदर पेड़ है। काश थोड़ा ठंडा पानी मिल जाता और कुछ फल मिल जाते। इतना सोचते ही राहगीर के सामने ठंडा पानी और ताजे रसीले फल आ जाते हैं। अरे वाह, कितना खूबसूरत पेड़ है और जादुई भी। ये तो हर इच्छा पूरी करता है। उधर सोना कटी हुई सूखी लकड़ियां लेकर घर पहुंचती है। माँ, मैं कटी हुई सूखी लकड़ियां ले आई। बड़ी जल्दी तू लकड़ियां ले आई? इतनी जल्दी लकड़ियां कहाँ से मिली तुझे? माँ, बहुत मेहनत से चुन चुन कर लाई हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अब जल्दी से घर की साफ सफाई कर दे। सोना घर के काम में लग जाती है। उस दिन जंगल से लौटने के बाद पेट भरा होने के कारण सोना ने अपनी माँ से खाने के लिए कुछ नहीं मांगा। जंगल जाने से पहले तो इसे बहुत भूख लगी थी, अब कुछ खाने के लिए नहीं मांगा इसने। किसी ने तो इसकी मदद जरूर की है। अब सोना रोज खुशी खुशी जंगल जाती और सुनहरे जादुई पेड़ के नीचे बैठकर आराम करती और अपना मन चाहा खाना खाती। आज मैं खीर पूड़ी खाऊंगी। और सोना के सामने खीर पूड़ी आ जाती है। सोना रोज पेट भरकर खाना खाती और जाते समय पेड़ उसे कटी हुई सूखी लकड़ियां देता, जिसे लेकर सोना अपने घर आ जाती। जब से जंगल जाने लगी है तेरी तो भूखी मर गई है। क्या बात है? सोना बहुत भूली थी। वो अपनी सौतेली माँ को उस सुनहरे जादुई पेड़ के बारे में सब बता देती है। अच्छा, तो ये बात है। दूसरे दिन सोना के साथ उसकी सौतेली माँ मधु भी जंगल जाती है और उस पेड़ के नीचे बैठकर सोचती है, ऐ सुनहरे जादुई पेड़, मुझे बहुत सारे सोने के गहने दे दो। तभी उसके सामने बहुत से सोने के गहने आ जाते हैं। अगले दिन मधु फिर उस सुनहरे जादुई पेड़ के पास जाती है और बहुत सारे रुपए पैसे मांग कर लाती है। धीरे धीरे उसका लालच बढ़ता ही जा रहा था। अब तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी। सोना की सौतेली माँ मधु पेड़ का दिया हुआ गहना पहनकर रोज बाजार जाती। एक दिन बाजार में, अरे बहन, आज तो तुमने सोने का नया हार पहना है, कहाँ से लिया? अरे सोना के पापा लेकर आए हैं। अच्छा, बहुत सुंदर हार है। हाँ, और बहुत महंगा भी है। सोना की सौतेली माँ मधु सुनहरे जादुई पेड़ के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती है, लेकिन जंगल से गुजरने वाले राहगीरों ने सुनहरे जादुई पेड़ के चमत्कार के बारे में गांव वालों को बता दिया था। ए भाई, इस गांव से सटा हुआ जो जंगल है ना, वहाँ एक सुनहरा जादुई पेड़ है जो सबकी इच्छा पूरी करता है। अच्छा, फिर तो हमें उस सुनहरे जादुई पेड़ की रक्षा करनी चाहिए, वरना कोई उसे नुकसान पहुंचा सकता है भाई। हाँ हाँ भाई। और सभी ग्रामीण जंगल जाकर उस पेड़ को कटीले तार से घेर देते हैं। दूसरे दिन जब सोना की सौतेली माँ मधु वहां पहुंचती है तो वहां लगे कटीले तारों को देखकर बौखला जाती है। ये किसने किया? मुझसे पंगा? मैं भी देखती हूँ कि मुझे सुनहरे जादुई पेड़ के पास जाने से कौन रोकता है। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी मधु उस पेड़ तक नहीं पहुंच पाई और कटीले तारों से उसके हाथ पैर छिल गए। रोती हुई वो घर आ गई। मधु गुस्से में बदले की आग में जल रही थी। अगर वो सुनहरा जादुई पेड़ मेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाया तो मैं उसे जिंदा नहीं रहने दूंगी। अगले दिन मधु जंगल गई और जलती हुई मशाल से पेड़ में आग लगा दी। पेड़ धू धू करके जलने लगा और जलकर राख हो गया। इस बात की खबर सोना और ग्रामीणों को लगी। हे भगवान, इस पेड़ को किसने जला दिया? हमें जिस बात का डर था वही हुआ। अब हम इसे दोबारा कैसे जिंदा करेंगे? अब ये पेड़ हमारी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। सभी ग्रामीण वहां खड़े आपस में बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद वहां से चले जाते हैं। लेकिन सोना अब भी वहीं खड़ी थी। उसे उस सुनहरे जादुई पेड़ से बहुत लगाव था। तभी सोना को कुछ आवाज सुनाई देती है। सोना बेटी,
कौन? मैं सुनहरा जादुई पेड़ बोल रहा हूँ। हाँ पेड़ अंकल बोलो, आपको किसने जलाया है? तुम्हारी सौतेली माँ मधु ने मुझे जलाया है। ओह, लेकिन अब आपको दोबारा कैसे जिंदा करूं? मुझे वही जिंदा कर सकता है जिसने मुझे जलाया है। अगर तुम्हारी सौतेली माँ मेरे ऊपर अपने हाथों से जल छिड़केगी तो मैं दोबारा जिंदा हो जाऊंगा। सोना दौड़ती हुई अपने घर जाती है और अपनी सौतेली माँ मधु को सारी बात बताती है। मधु का लालच फिर जाग जाता है। मैं पेड़ को दोबारा जिंदा कर दूंगी और उससे फिर से धन दौलत मांगूंगी। मधु सोना के साथ जंगल जाती है और उस पेड़ पर अपने हाथों से पानी छिड़कती है। थोड़ी ही देर में सुनहरा जादुई पेड़ फिर से जिंदा हो जाता है और मधु उस पेड़ के नीचे बैठकर धन दौलत और गहने मांगने लगती है। लेकिन इस बार पेड़ से आवाज आई, मधु, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहती हो, लेकिन इसके बदले में मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूं। तुम सोना को अपनी बेटी की तरह रखोगी और उसे खूब प्यार करोगी। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। पेड़ उसे धन दौलत देता है, जिसे लेकर मधु सोना के साथ घर आ जाती है। लेकिन घर आने के बाद वो पेड़ की सारी शर्तें भूल जाती है और सोना को फिर से परेशान करने लगती है। चल लड़की, पूरे घर की सफाई कर, बहुत आराम कर लिया तूने। माँ, कुछ खाने को तो दे दो। अभी कुछ नहीं मिलेगा, पहले घर का काम कर। इतना काम पड़ा है, कौन करेगा? बेचारी सोना भूखी प्यासी घर का काम करने लगती है। लेकिन तभी अचानक सोना की सौतेली माँ के शरीर से पेड़ के दिए हुए सारे गहने गायब हो जाते हैं। अरे अरे, मेरा सोने का हार कहाँ गया? मधु दौड़कर तिजोरी के पास जाती है और जब उसे खोलकर देखा तो वहां रखे हुए धन दौलत जो सुनहरे जादुई पेड़ ने दिए थे वो सब गायब हो गए थे। मधु रोती हुई जंगल की तरफ जाती है। सोना ये सब देख लेती है और वो भी मधु के पीछे पीछे जंगल की ओर जाती है। सुनहरे जादुई पेड़ के पास पहुंचकर मधु कहती है, सुनहरे जादुई पेड़, मेरे सारे धन दौलत और मेरे सारे गहने कहीं गायब हो गए हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हें सोना को प्यार करना होगा, उसे परेशान नहीं करना है। लेकिन तुमने मेरी शर्त नहीं मानी, इसलिए मैंने सब कुछ वापस ले लिया। सुनहरे जादुई पेड़, मुझे माफ कर दो। अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। मैं सोना को अपनी बेटी की तरफ बहुत प्यार करूंगी। इतना कहते ही मधु के सारे गहने वापस आ जाते हैं। वो घर आकर देखती है तो उसकी तिजोरी में पैसे पहले की तरह ही मिल जाते हैं। उसके बाद से मधु सोना को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगती है और उसे कभी परेशान नहीं करती है। सुनहरे जादुई पेड़ के कारण सोना को माँ का प्यार मिल गया था। खाना खा ले मेरी बच्ची, भर पेट खा, तुझे जो चाहिए मैं वो सब तुझे दूंगी। माँ, तुम कितनी अच्छी हो। अब सोना को लकड़ियां लाने जंगल नहीं जाना पड़ता था, लेकिन सुनहरे जादुई पेड़ से मिलने सोना रोज जंगल जाती थी और पेड़ उसे खाने के लिए रोज रसीले फल देता था। गांव वालों ने पेड़ के पास से कटीले तार भी हटा दिए थे और उसके चारों तरफ पहरा देते थे, जिससे पेड़ के आसपास गुजरने वाले राहगीर उस पेड़ के नीचे आराम कर सके और उसके जादू का लाभ ले सकें।